नमस्ते माय डियर स्टूडेंट्स, हमारा प्यारा चैनल ऑल इंडिया कैरियर इंस्टीट्यूट पर आप लोगों का फिर से स्वागत है। बच्चों, हम लोग 16th लेक्चर करने जा रहे हैं सेल बायोलॉजी यानी द यूनिट ऑफ लाइफ का। बच्चों, हम लोग जैसे कि पिछली क्लास में हम लोगों ने लास्ट क्लास में माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ा था। जैसे कि हमने कहा था माइटोकॉन्ड्रिया का पूरा लेक्चर, पूरा जितना भी है, पूरी चीज़ में पूरा माइटोकॉन्ड्रिया आपका 2 लेक्चर में कंप्लीट होगा। तो हमने 15th लेक्चर यानी इससे पहले लेक्चर वाले में हम लोगों ने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कुछ बातें के बारे में पढ़ लिया था। अब ये 16th लेक्चर है जिसमें हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया का जो बचा हुआ पार्ट है उसको पढ़ेंगे और हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में ख़त्म करेंगे। क्लियर बच्चों? तो चलिए आते हैं बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ते हैं। आज का माइटोकॉन्ड्रिया का जो सबसे पहला टॉपिक है क्रिस्टी, जिसका सिंगुलर फॉर्म है क्रिस्टा। क्या है बच्चों? क्रिस्टी। और जिसका सिंगुलर फॉर्म क्या है बच्चों? क्रिस्टा। अब यहाँ पे देखिए, जैसे कि हम बताए थे पिछले लेक्चर में इस फिगर को बनाया था बच्चों। ये फिगर किसका है बच्चों? माइटोकॉन्ड्रिया का है। अब देखिए, हम जैसे कि बताए थे माइटोकॉन्ड्रिया में 2 गो इन्वेलप होता है। तो आउटर मोस्ट बाउंड्री होता है और एक इनर बाउंड्री भी होता है। यहाँ पे देखिए, जैसे कि आउटर वाले बाउंड्री को हम OMM से डिनोट किए हैं और इनर वाले मेम्ब्रेन को IMM से डिनोट किए हैं। और हमने बताया है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, देखिए बच्चों, ये जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है इसमें जो है अंदर की तरफ फोल्डिंग है ना? ये अंदर की तरफ फोल्डिंग है। ये जो अंदर की तरफ जो फोल्डिंग वाला पार्ट है, इसी फोल्डिंग वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं बच्चों? क्रिस्टा। एगो को बोलेंगे क्रिस्टा और ढेर सारा को बोलेंगे क्रिस्टी। तो ये है क्रिस्टा। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, ये है ना? तो ये क्रिस्टा है। तो मैं इरेज कर देता हूँ बच्चों, क्लियर कर देता हूँ। तो ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे देखिए, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है। तो अब समझ गए, फिगर के आधार पे समझ गए कि क्रिस्टा किसको बोलते हैं बच्चों। तो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में अंदर के तरफ जो फोल्डिंग हो जाता है सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए, उसी अंदर वाले फोल्डिंग को ही, यानी कि क्रिस्टा कुछ नहीं है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन का ही एक पार्ट है जो मॉडिफाइड होके थोड़ा अंदर की तरफ फोल्ड हो जाता है। उसी को हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टा बोलते हैं। क्लियर? इसीलिए मैंने लिखा है बच्चों, इनफोल्डिंग ऑफ क्या? इनफोल्डिंग ऑफ क्या? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन टुवार्ड्स मैट्रिक्स, मैट्रिक्स की तरफ। यहाँ पे जो देखिए, जैसे कि फिगर में देख सकते हैं बच्चों आप, ये जो अंदर में है, ये इधर, ये क्या है? यहाँ पे मैट्रिक्स है जिसमें बहुत सारा चीज़ रहेगा। इसके अंदर का जो भी ऑर्गेनेल्स होगा या फिर और मैट्रिक्स होगा, वो सारे चीज़ रहेंगे इसके अंदर। तो मैट्रिक्स की तरफ ही फोल्डिंग किया हुआ रहता है कौन? क्रिस्टा। क्या, क्यों आखिर ये फोल्डिंग होता है? क्यों आखिर इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में थोड़ा सा मॉडिफाइड हो जाता है? वो इसलिए बच्चों, क्योंकि सरफेस एरिया, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया को बढ़ाना होता है। इसीलिए मैंने लिखा है इंक्रीजेज द सरफेस एरिया ऑफ इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। तो बढ़ाना होता है। तो देखिए बच्चों, जब कोई भी कम जगह हो, आपके पास कम स्पेस हो और वहाँ पे बहुत सारा चीज़ को आपको हटाना हो, तो वहाँ पे आप क्या करते हैं? मोड़ मार के हटाते हैं। तो मोड़ते मारते क्यों है? ताकि आप जो भी चीज़ कर रहे हैं, जिसको भी आप वहाँ पे रख रहे हैं, उसका सरफेस एरिया बढ़ जाए, ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे रह सके। उसी तरह चूंकि माइटोकॉन्ड्रिया बहुत छोटा होगा, सेल के अंदर भी ये छोटा सा ऑर्गेनेल है, इसका मतलब बहुत छोटा होगा ना, लेकिन इसको काम बहुत ज़्यादा करना होता है, जिसके वजह से कंपोनेंट्स को अपने पास रखना ज़्यादा होना होगा। इसी वजह से क्या करता है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में फोल्डिंग आ जाता है। उसी को हम क्रिस्टा बोलते हैं। ठीक है? जैसे कि हम यहाँ पे बताए हुए हैं बच्चों, इस क्रिस्टा में देखिए रेड कलर का हमने बनाया है। ये जो रेड कलर का देखिए, ये बनाया है, ये बनाया है, ये बनाया है। तो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में और साथ ही साथ इस क्रिस्टा में भी बहुत छोटे देखिए रेड कलर का मैंने बनाया है। ये जो रेड कलर का है, ये एक्चुअली में क्या है बच्चों? बोलिए क्या है? F1 पार्टिकल है। इसी F0 और F1 पार्टिकल्स को ही हम बोलते हैं क्या? एलिमेंट्री पार्टिकल्स। तो एलिमेंट्री पार्टिकल्स को ही डिनोट किया जाता है F0 F1 पार्टिकल से। क्लियर बच्चों? अब ये जानते हैं कि ये F0 F1 का
पार्टिकल जो होता है ये किस काम में आता है, वो क्यों रहता है, आखिर ये क्या है। देखिए बच्चों, हम यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से इस एलिमेंट्री पार्टिकल यानी F0 F1 पार्टिकल्स के बारे में बताए हुए हैं। देखिए एलिमेंट्री, देखिए इस एलिमेंट्री पार्टिकल्स को हम मोरेन फर्नांडीज पार्टिकल कहते हैं, या उसी को ऑक्सीजोम कहते हैं, या फिर F0 F1 पार्टिकल भी कहते हैं। देखिए बच्चों, होता क्या है, इस एलिमेंट्री पार्टिकल यानी F0 F1 पार्टिकल्स के द्वारा ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होता है। इसी वजह से हमने यहाँ पे लिखा है साइट ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के गेन और लॉस करने का साइट जो है वो कौन है, एलिमेंट्री पार्टिकल, इसी के द्वारा होता है। ठीक है, यही करवाता है। इसी वजह से मैंने लिखा है साइट ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, जो कहाँ पे रहता है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में बंधा हुआ रहता है। इसलिए मैंने लिखा है बाउंड टू इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। देखिए बच्चों, अगर आप F0 F1 पार्टिकल्स को जब देखिएगा, ये जो ये को रेड कलर को हम ले आते हैं उठा के, तो देखिए बिल्कुल आपको ऐसे ही दिख रहा होगा। दिख रहा है? हाँ बच्चों, बिल्कुल आपको ऐसे ही दिख रहा होगा। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, ये जो ऊपर वाला पोर्शन है, ऊपर वाला पोर्शन वो क्या है, F1 है। क्या है? F1 है। और नीचे वाला जो पोर्शन है आपका, ये F0 है। क्लियर? जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही दिख रहा होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे दो भाग हो गया, एक हो गया F1 वाला, एक हो गया F0 वाला। दोनों को बारी बारी हम पढ़ते हैं कि आखिर इसका काम क्या है, वो कहाँ, वो जो रहता है वहाँ पे कैसे रहता है और वो क्या काम करता है अंदर में। ठीक है, तो दोनों को बारी बारी पढ़ते हैं, तब फिर दोनों को मिला के आप पढ़ लीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहला F1 पढ़ते हैं। F1 वाला पार्ट को हम बोलते हैं हेड। क्या बोलते हैं? हेड बोलते हैं। और अगर आपको अच्छे से दोनों को पढ़ना है, F0 F1 को, तो आप क्या कीजिए बच्चों, इस डायग्राम को पहले देखिए। इस डायग्राम को देखिए, मैं थोड़ा छोटा करता हूँ और उसके बाद देखिए। देखिए, हमने ये जो बनाया है, ये वाला जो पार्ट बनाया है बच्चों, ये और ये क्या किया है, ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है, ये मान लेते हैं ये माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया का डबल लेयर। हमने क्या किया है, ये लेयर को काट के यहाँ बनाया है। तो दोनों लेयर को काट के हमने क्या किया है, यहाँ पे बनाया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, हम जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया का कौन से मेम्ब्रेन में ये F0 F1 पार्टिकल होता है, इनर मेम्ब्रेन में। अभी अभी हमने दिखाया ना, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होता है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे जो ये वाला बनाया है हमने, ये क्या है, वही F0 F1 पार्टिकल है। क्लियर? अब यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिएगा बच्चों, इसमें जो ये वाइट कलर से बनाया है हमने, ये F0 वाला पार्ट है। और ये नीचे के तरफ मैट्रिक्स के तरफ जो बनाया है गोल गोल करके, उस वो वाला है F1 पार्टिकल। अब ये दोनों को मिला दिए तो बन गया क्या, एलिमेंट्री पार्टिकल, यानी F0 F1 पार्टिकल बन गया। अब यहाँ पे ये जो रहता है, आखिर ये काम क्या करता है, होता है क्या है बच्चों, कि आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन और इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन दोनों के बीच में स्पेस होता है। इसी स्पेस को हम क्या बोलते हैं बच्चों, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस बोलते हैं। इसी स्पेस में हाइड्रोजन आयन होता है। देखिए बच्चों, यहाँ पे हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है और मैट्रिक्स में हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है। अब जाहिर सी बात है, हम जानते हैं कि कोई भी पार्टिकल्स का पास किधर से किधर होता है, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन। तो जब यहाँ पे हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है और यहाँ पे हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो इसका मतलब है कि इधर से इधर आना स्टार्ट हो जाएगा, हाई से लो आएगा। जी बच्चों, अब यहाँ पे देखिए, ये हाइड्रोजन अब आएगा, तो फिर आएगा कैसे, यहाँ पे तो मेम्ब्रेन है ना, तो कैसे आएगा, यहाँ पे जो है ये जो पार्टिकल F0 F1 पार्टिकल लगा हुआ है, इसी के थ्रू आएगा। तो देखिएगा कि कैसे आता है। तो ये हाइड्रोजन आयन का पार्टिकल सब देखिए, यहाँ पे आया
और आके इस जगह देखिए F0 में घुस गया। और जैसे ही F0 में घुसा है तो देखिएगा बच्चों, F0 में घुसने के बाद इधर से देखिए निकल गया, हाइड्रोजन आयन निकल गया, बिल्कुल। यानी कि F1 के जस्ट ऊपर वाला हिस्से से जिधर के तरफ एकदम थोड़ा सा रास्ता है उसके तरफ से ये निकल गया। इस तरह से हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन मैट्रिक्स और पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के दौरान मेंटेन किए रखता है। कौन? यही F0 F1 पार्टिकल्स। कैसे मेंटेन करता है? पास करके, यानी कि पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस से मैट्रिक्स लाने का काम कौन करता है? यही F0 F1 पार्टिकल यानी एलिमेंट्री। अब बताइए, जो हाइड्रोजन आयन हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन आ गया तो ऐसे यहाँ पे भी डिफ्यूजन हुआ, लेकिन ऐसे डिफ्यूजन को क्या बोलते हैं बच्चों? अगर पिछला लेक्चर नहीं पढ़ा है तो वहाँ पे देखिएगा बच्चों, वहाँ पे मैंने डिफ्यूजन के बारे में बहुत अच्छे से बताया है। तो ऐसे डिफ्यूजन को क्या बोलते हैं बच्चों? फैसिलेटेड डिफ्यूजन। मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ फैसिलेटेड डिफ्यूजन। किसका फैसिलेटेड डिफ्यूजन हुआ है? हाइड्रोजन आयन का, इसीलिए मैंने लिखा है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ऑफ H+। क्लियर? जी हाँ। किसके थ्रू हुआ है बच्चों? F0। F0 बिल्कुल देखने में क्या लगता है? चैनल की तरह लगता है। ये जो F0 है ये बिल्कुल आपको चैनल की तरह लग रहा है, इसी वजह से मैंने ये F0 के बारे में लिखा है कि F0 एक तरह का H+ चैनल है, यानी हाइड्रोजन आयन चैनल है। और ये जो F0 है ये एक तरह का इंटीग्रल प्रोटीन है बच्चों। क्या है? इंटीग्रल प्रोटीन है। हाँ, इंटीग्रल प्रोटीन क्यों? क्योंकि मैंने बताया है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साइड साइड में जो प्रोटीन होता है उसी को क्या बोलते हैं? साइड साइड में नहीं, धसा हुआ प्रोटीन जो होता है, साइड साइड में जो रहता है वो तो पेरिफेरल होता है, जो धसा हुआ होता है उसी को इंटीग्रल प्रोटीन, या आर पार जो होता है उसी को तो यहाँ पे भी तो आर पार हो रहा है। जी हाँ, इसी वजह से मैंने इसको क्या बोला? इंटीग्रल प्रोटीन। इसका मतलब ये F0 कुछ नहीं, एक तरह का प्रोटीन है। कैसा प्रोटीन है? इंटीग्रल प्रोटीन है। और वह प्रोटीन जो साइड साइड में रहता है उसको क्या बोलते हैं? पेरिफेरल। तो यहाँ पे साइड में कौन है? F1 है ना, इसी वजह से F1 को हमने क्या लिखा है यहाँ पे? पेरिफेरल प्रोटीन। क्लियर बच्चों? और यहाँ इंटीग्रल प्रोटीन के ब्रैकेट में मैंने लिख दिया है ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन। तो वह इंटीग्रल प्रोटीन जो कि आर पार हो जाए उसी को ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन। तो यहाँ भी तो ये आर पार है वाइट वाला, इसी वजह से ये एक तरह का ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है। क्लियर बच्चों? तो देखिए किस तरह से हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन को हाई से लो के तरफ ले आता है, किस तरह से पास करता है। तो ये है काम आपका, मेन जो काम है एलिमेंट्री पार्टिकल यानी F0 F1 पार्टिकल्स का, यही है। क्लियर बच्चों? अब यहाँ पे पढ़िए बच्चों, हेड। तो हेड वाला पोर्शन समझ गए कौन है? हेड वाला पोर्शन आपका नीचे वाला है, ठीक है, जिसको हम पेरिफेरल प्रोटीन बोलते हैं, जिसको मैंने गोल गोल करके बनाया है, ठीक है, जो मैट्रिक्स के तरफ रहता है। तो इसका मतलब हेड यानी जिसको हम F1 से डिनोट करते हैं वो एक तरह का पेरिफेरल प्रोटीन है, जिसका काम होता है क्या करने का? ये हाइड्रोजन का तो पास करने का काम होता ही है, साथ ही साथ इसका क्या काम होता है? एडिपेज नामक एक तरह का एंजाइम है, जिस एंजाइम के बदौलत एटीपी क्या है बच्चों? एटीपी एक तरह का एनर्जी करेंसी है, उस एनर्जी को तोड़कर एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक, ये जो पीआई मैंने लिखा है एक तरह का क्या है? पीआई मतलब होता है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। यानी कि ये जो F1 पार्टिकल है यानी हेड वाला पोर्शन है वो क्या काम करता है? एटीपेज एंजाइम के मदद से एटीपी को एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में तोड़ता है। क्लियर? हाँ। और दूसरा में है, ये देखिए, एटीपी सिंथेसिस भी करता है ये। वाह, एटीपी सिंथेसिस भी करता है, लेकिन एटीपी सिंथेसिस कैसे करेगा? तो कैसे करेगा?
एडीपी को वही इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से जोड़ देगा, फिर वापस एटीपी बना लेगा। तो यानी कि ये एटीपी का सिंथेसिस भी करता है और एटीपी को तोड़ता भी है। एटीपी को तोड़ता है कैसे? एटीपेज एंजाइम के मदद से। एटीपी सिंथेसिस करता है कैसे? एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को वापस जोड़ के एटीपी का सिंथेसिस यानी बनाता है। लेकिन आता है कि एक ही पार्टिकल दोनों काम कैसे कर सकता है? कर सकता है बच्चों। देखिए कैसे करता है। यहाँ पे मैंने फर्स्ट लाइन में लिखा ये वाला, देखिए यहाँ पे ये मैं रेड पेन से बना रहा हूँ। यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में लिखा है बच्चों कि जब एटीपेज के मदद से एटीपी को तोड़कर एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में बदलेगा। तो तोड़ेगा कब? जब ये F1 अकेला प्रेजेंट होगा। जब ये F1 अकेला प्रेजेंट होगा उस वक्त एटीपेज के मदद से एटीपी को तोड़ देगा और एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में बदल देगा। लेकिन एटीपी का सिंथेसिस कब करेगा? तोड़ेगा तो समझ गए, लेकिन सिंथेसिस करेगा कहा जाता है जब ये F1 अपने पार्टनर F0 से जुड़ा रहेगा। यानी कि जब ये F0 F1 के फॉर्म में रहेगा, दोनों आपस में जुड़ के रहेगा। तो जब जुड़ के रहेगा, एक साथ रहेगा, तब उस शर्त पर एटीपी का सिंथेसिस करेगा, एटीपी का निर्माण करेगा। तो समझ गए बच्चों, ये एलिमेंट्री पार्टिकल यानी हेड वाला पार्ट का क्या काम होता है, कैसे होता है? जी हाँ, डायग्राम से भी समझ गए अच्छे से। अब हम लोग आगे जाते हैं। उम्मीद करते हैं बच्चों ये वाला स्लाइड को आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से। ठीक है, अब मैं अगले स्लाइड पे जाऊं। अब दूसरा है, तो हेड वाला पार्ट पढ़ लिए, अब हम लोग पढ़ते हैं बेस वाला पार्ट। ठीक है, तो बेस वाला पार्ट आप जानते हैं जो कि आर पार होता है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मतलब इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के एकदम बिल्कुल बीचों बीच में रहता है, जो एक तरह का चैनल का काम करता है। उसी को ना F0 बोलते हैं, जो कि इंटीग्रल प्रोटीन से बना होता है। कौन सा प्रोटीन से बच्चों? इंटीग्रल प्रोटीन से बना होता है। ठीक है, और ऑलवेज एक्ट एज प्रोटोन चैनल, प्रोटोन चैनल की तरह हमेशा काम करता है। प्रोटोन क्यों बच्चों? क्योंकि प्रोटोन में भी प्लस चार्ज होता है और हाइड्रोजन में भी प्लस चार्ज है यहाँ पे, इसी वजह से हाइड्रोजन प्लस को ही यहाँ पे प्रोटोन बोला है। ठीक है, तो आप H+ चैनल बोलिए या प्रोटोन चैनल बोलिए, बात यहाँ पे बराबर है। तो इसका मतलब यहाँ पे F0 यानी बेस वाला पार्ट हमेशा प्रोटोन चैनल की तरह काम करता है। ठीक है, और ये बेस वाला पार्ट किस तरह का डिफ्यूजन शो करता है बच्चों? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है परफॉर्म्स फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ऑफ किसका? हाइड्रोजन आयन यानी प्रोटोन का। फ्रॉम कहाँ से बच्चों? यहाँ, ये देखिए, यहाँ से यहाँ, है ना? तो यानी कि पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस से मैट्रिक्स तक। क्लियर? हाँ, तो ये था आपका एलिमेंट्री पार्टिकल यानी F0 F1 पार्टिकल्स के बारे में कोई बात, छोटी मोटी बात जो हमने आपको बताया। आपके सिलेबस में इतना काफ़ी है, इससे अगर क्वेश्चंस आएगा तो नहीं छूटेगा। ठीक है, अगला आते हैं हम लोग, जैसे कि हम पिछले लेक्चर में बताए हैं इसके बारे में, SDH यानी सक्सीनेट डीहाइड्रोजिनेस। सक्सीनेट डीहाइड्रोजिनेस एक तरह का एंजाइम है, SDH जिसका शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने डायग्राम में, अगर मैं बताऊं, देखिए पिछला, देखिए इसके डायग्राम में मैं अगर बताऊं, ये देखिए डायग्राम, देखिए मैं गोलाई कर रहा हूँ, ये देखिए नीचे कर रहा हूँ ना, ये देखिए SDH। तो देखिए SDH कहाँ है? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में है, जो एक तरह का एंजाइम है बच्चों, एंजाइम। यही SDH है जिसको हम मार्कर भी कहते हैं,
क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ये एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है और कहीं नहीं होता है। इसी वजह से इसको मार्कर एंजाइम भी बोलते हैं, जैसे कि मैं पिछले लेक्चर में अच्छे से बताया हूँ। आज इसके बारे में पढ़ लीजिए। सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस, जिसको हम SDH से डिनोट करते हैं, जिसको तो देखिए फर्स्ट लाइन में मैंने वही बात लिख दिया है, क्या कि इसको मार्कर एंजाइम कहा जाता है। किसका? माइटोकॉन्ड्रिया का। क्लियर? और ये कहाँ पे रहता है बच्चों? आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में रहता है। इसी वजह से मैंने यहाँ पे लिखा है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में बाउंड होता है। ठीक है, कहा जाता है यही ओनली एंजाइम, यही वो सिर्फ एंजाइम है जो कि क्रेब साइकिल करवाने में मदद करता है, जो कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में बाउंड रहता है। मैं अगला जब रेस्पिरेशन चैप्टर पढ़ाऊंगा बच्चों, तो वहाँ पे आपको क्रेब साइकिल के बारे में पूरी कहानी बताऊंगा। ये क्रेब साइकिल क्या होता है, लिंक रिएक्शन क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है, सब कुछ के बारे में बताऊंगा। बस अभी नाम सुन लीजिए आप, क्योंकि अभी ये सेल चैप्टर है ना, रेस्पिरेशन की कहानी तो आया नहीं है। इसी वजह से मैं यहाँ पे नाम सिर्फ लिख दिया हूँ, ज़रूरी था, लेकिन इसके बारे में रेस्पिरेशन चैप्टर में अच्छे से बताऊँगा मैं। बस यहाँ पे समझ जाइए कि सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस एक तरह का एंजाइम होता है जो सिर्फ और सिर्फ इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में बाउंड होता है, जो कि क्रेब्स साइकिल्स करवाने में मदद करता है। ठीक है, ठीक है। अब हम लोग अगले स्लाइड में आते हैं। अब ये देखिए बच्चों, अब हम लोग आए गए हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। जैसे कि ये मान लेते हैं ये माइटोकॉन्ड्रिया है, तो यहाँ पे ये जो अंदर वाला पार्ट है इसी को ना मैट्रिक्स बोलते हैं। जी हाँ बच्चों, इसी को मैट्रिक्स बोलते हैं। अगर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में जाइएगा आप लोग, तो वहाँ पे आपको क्या क्या मिलेगा? सबसे पहला DNA मिलेगा, RNA मिलेगा, एंजाइम मिलेगा, राइबोसोम मिलेगा। नहीं यकीन आता है तो मैं आपको फिगर में दिखाता हूँ, वहाँ पे मैंने बनाया है। देखिए यहाँ पे बड़ा करता हूँ मैं। देखिए यहाँ पे बच्चों, ये क्या है? DNA है, डबल स्टैंडर्ड DNA। डबल स्टैंडर्ड DNA मतलब ये जो जिसमें दोनों तरफ से हो। बच्चों जब DNA का बताऊंगा तो वहाँ पे बताऊंगा कि ये DS मतलब क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है। देखिए बच्चों, DNA का जब फिगर देखिएगा तो बिल्कुल आपको ऐसे ही दिखेगा। ठीक है, बिल्कुल आपको ऐसे ही दिखेगा। तो इसमें देखिए दो गो लाइन है ना, अगर इस तरह का DNA रहेगा तो ऐसे ही को हम बोलते हैं डबल स्टैंडर्ड, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ऐसे रहेगा तो इसको बोलेंगे सिंगल स्टैंडर्ड। तो माइटोकॉन्ड्रिया में कैसा DNA होता है? डबल स्टैंडर्ड है ना, डबल स्टैंडर्ड DNA। ये देखिए ये वाला जो मैंने ऐसे सांप सांप बनाया है, ये क्या है? RNA है बच्चों। क्या है? RNA है। यहाँ पे देखिए ये ग्रीन ग्रीन कलर से मैंने बनाया है, ये क्या है? राइबोसोम है। लेकिन कौन सा राइबोसोम है? मैंने तो राइबोसोम दो तरह का बताया, 80S वाला भी 70S वाला भी। तो यहाँ पे राइबोसोम 70S वाला राइबोसोम होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। बच्चों एक चीज़ देखिए बच्चों, गौर कीजिए, माइटोकॉन्ड्रिया एक तरह का सेल ऑर्गेनेल है। सेल नहीं है बच्चों, सेल ऑर्गेनेल है, लेकिन फिर भी इसमें सेल के तरह हर कुछ है। देखिए DNA है, राइबोसोम है अपना खुद का, RNA है खुद का, सब कुछ है। यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया एक तरह का सेल ही है समझिए, तो जिसके पास खुद का सब कुछ होता है, खुद का कंट्रोलर होता है। DNA है तो खुद कंट्रोल कर सकता है ना। जी हाँ, तो इसका मतलब माइटोकॉन्ड्रिया भी एक सेल, और ये सेल कहाँ रहता है? किसी ना किसी सेल के अंदर रहता है। इसी वजह से मैंने लिखाया था सेल विद इन सेल, मतलब ये वो सेल है जो कि सेल के अंदर ही रहता है। जी हाँ, एक दूसरे को क्लियर। अब हम लोग आते हैं वहीं पे फिर से, तो देख लिए, तो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में DNA होता है, RNA होता है, एंजाइम्स होता है, राइबोसोम होता है। तो DNA जो होता है बच्चों, ये एक ही गो होता है, इसी वजह से मैंने लिखा है कॉपी नंबर 1। तो कै गो होता है? एक ही गो DNA होता है।
उसके बाद देखिए बच्चों, एक तरह का केमिकल सब्सटेंस होता है जैसे कि एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, इस तरह का होता है। तो कहा जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में जो डीएनए होता है वहाँ पे आपको ग्वानिन और साइटोसिन बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता है। तो जी मतलब ग्वानिन और सी मतलब साइटोसिन। आगे मैं बताऊंगा इसके बारे में, बस अभी जान लीजिए कि क्या होता है क्या नहीं होता है, सब कुछ के बारे में बताऊंगा बच्चों, अभी तो स्टार्ट ही हुआ है। ठीक है बच्चों, इसके डीएनए में जब आप डीएनए के बारे में पढ़िएगा तो कहा जाता है डीएनए होता है क्रोमोजोम के अंदर, और क्रोमोजोम के अंदर जो डीएनए होता है तो डीएनए के चारों तरफ जो होता है एक तरह का प्रोटीन होता है, जिस प्रोटीन का नाम है हिस्टोन प्रोटीन। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में जो डीएनए होता है वहाँ उसके डीएनए में किसी भी तरह का, चारों तरफ से किसी भी तरह का हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है। तो इसीलिए मैंने लिखा है कि नॉट एसोसिएटेड विथ हिस्टोन, यानी हिस्टोन से मिला हुआ जुड़ा हुआ नहीं होता है इसका डीएनए। इसी वजह से इसके डीएनए को नेकेड डीएनए बोलते हैं। समझे बच्चों? हाँ, लेकिन इसका डीएनए कैसा होता है? सर्कुलर होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है। क्लियर? हाँ। आरएनए, कुछ मात्रा में आरएनए होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, और तीनों तरह का माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए भी पाया जाता है। एम मतलब मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर्सल आरएनए और राइबोसोमल आरएनए। इंजाइम भी पाया जाता है। तो इंजाइम, किस तरह का इंजाइम पाया जाता है? लिंक रिएक्शन। घबराइए नहीं बच्चों, अगले में बताऊंगा, मैं रेस्पिरेशन में अभी बताया। लिंक रिएक्शंस करवाने के लिए इंजाइम पाया जाता है। क्रेब्स साइकिल करवाने के लिए इंजाइम होता है। बीटा फैटी एसिड का बीटा ऑक्सीडेशन करवाने के लिए, बीटा मैंने ऐसे ही लिखा है बच्चों, तो बीटा का तो सिंबल जानते हैं, ऐसे होता है। तो फैटी एसिड जो होता है, फैटी एसिड, तो फैटी एसिड में एक तरह का ऑक्सीडेशन होता है, जिस ऑक्सीडेशन को हम बोलते हैं बीटा ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो बीटा ऑक्सीडेशन करवाता है फैटी एसिड का, वो कौन करवाता है? एक तरह का एंजाइम। तो इस तरह का एंजाइम होता है कहाँ? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। राइबोसोम जो होता है वो किस तरह का राइबोसोम होता है? अभी अभी बताया मैंने, 70S प्रकार का राइबोसोम होता है, इसीलिए मैंने लिखा है 70S टाइप। क्लियर बच्चों? अगला लाइन में मैं लिखा है इट कंटेन्स कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, यानी कहा जाता है राइबोसोम के अंदर वो सारे कंपोनेंट्स होते हैं जो कि प्रोटीन सिंथेसिस करवाने में मदद करता है। तो प्रोटीन सिंथेसिस कैसे किया जाता है? तो हम तो जानते हैं प्रोटीन सिंथेसिस कौन करता है बच्चों? राइबोसोम करता है। तो कौन कौन कंपोनेंट होता है ये देखिए। सबसे पहला कंपोनेंट राइबोसोम होगा, जो कि प्रोटीन फैक्ट्री, जो कि प्रोटीन बनाएगा। तो राइबोसोम किसके मदद से बनाएगा? एमआरएनए के मदद से। एमआरएनए को कौन लाएगा? टीआरएनए लाएगा। ठीक है बच्चों, और टीआरएनए किसके बदौलत आएगा? अमीनो एसिड के बदौलत। क्लियर बच्चों? और अमीनो एसिड कहाँ से बनता है? मैग्नीशियम आयन से बनता है। तो वो सारे कंपोनेंट्स हैं जो कि प्रोटीन सिंथेसिस करवाने में ज़रूरी होता है। लेकिन ये कहाँ होता है? ये सारे कंपोनेंट्स माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है। इसी वजह से मैं ये लाइन लिख दिया हूँ नीचे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? हाँ, अब अगली स्लाइड में जाएं बच्चों। ये है फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का महत्वपूर्ण फंक्शंस। सबसे पहला फंक्शन, साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। बच्चों जब रेस्पिरेशन बताएंगे वहाँ पे, तो हम बताएंगे कि रेस्पिरेशन दो तरह का होता है, एक एरोबिक और दूसरा एनएरोबिक। एरोबिक वह रेस्पिरेशन है जिसमें ऑक्सीजन का ज़रूरी पड़ता है, और एनारोबिक रेस्पिरेशन वो है जिसमें कि ऑक्सीजन का ज़रूरी नहीं पड़ता है। तो चूँकि माइटोकॉन्ड्रिया में जो भी रेस्पिरेशन होता है उस रेस्पिरेशन करवाने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ता है। तो इसका मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में किस तरह का रेस्पिरेशन होता है? एरोबिक रेस्पिरेशन, क्योंकि ऑक्सीजन वाला रेस्पिरेशन को एरोबिक रेस्पिरेशन। इसी वजह से मैंने कहा कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन।
क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, इसी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया को मैं क्या बोलते हैं, एरोबिक ऑर्गेनेल भी कहते हैं। किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है। और ये रेस्पिरेशंस करके किस चीज़ का निर्माण करता है? पहले भी हम जानते हैं किस चीज़ का करता है, एनर्जी का। किसके रूप में करता है? एटीपी के रूप में। यानी कहने का मतलब माइटोकॉन्ड्रिया का दूसरा काम क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या है? एटीपी का सिंथेसिस करना। एटीपी जिसका फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्लियर बच्चों? एटीपी एक तरह का क्या है? एनर्जी करेंसी ऑफ सेल है। ठीक है। तीसरा काम वाइटेलोजिनेसिस। वाइटेलोजिनेसिस एक तरह का डेवलपमेंट प्रोसेस है। बताऊंगा बच्चों, बस अभी नाम समझ जाइए। वाइटेलोजिनेसिस एक तरह का डेवलपमेंट, माइटोकॉन्ड्रिया डेवलपमेंट करने का प्रोसेस है जिसमें यॉल्क का फॉर्मेशन होता है। यॉल्क नहीं, यॉक का फॉर्मेशन होता है। क्लियर? और चौथा काम फैटी एसिड का बीटा ऑक्सीडेशन भी होता है। कहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है ना, तो ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन। क्या फंक्शन? कि फैटी एसिड का बीटा ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है बच्चों, अगर एनिमल में फैटी एसिड का बीटा ऑक्सीडेशन होगा तो कहाँ होगा? पेरोक्सिसोम और माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहा जाता है फैटी एसिड का बीटा ऑक्सीडेशन होता है, एनिमल में भी होता है, प्लांट में भी होता है। लेकिन जब एनिमल में होगा तो वहाँ कहाँ कहाँ होगा? पेरोक्सिसोम और माइटोकॉन्ड्रिया, ये दोनों में होगा। क्या? बीटा ऑक्सीडेशन फैटी एसिड का। अगर प्लांट में अगर होगा तो प्लांट में कहाँ होगा? सिर्फ और सिर्फ पेरोक्सिसोम में ही होगा। क्या? बीटा ऑक्सीडेशन फैटी एसिड का। क्लियर? ये याद रखिएगा बच्चों, इसीलिए मैंने ये दोनों वर्ड लिखा दिया है। ठीक है। उसके बाद है फोटो रिस्पायरेशन। फोटो रिस्पायरेशन मतलब वह रिस्पायरेशन जिसमें लाइट का ज़रूरी पड़ता है। तो लाइट के मदद से अगर रेस्पिरेशन होता है तो वैसे रेस्पिरेशन को फोटो रेस्पिरेशन। फोटो मतलब होता है लाइट, फोटोन। फोटोन से आया है फोटो। अब फोटोन मतलब लाइट, तो फोटो रेस्पिरेशन मतलब वह रेस्पिरेशन जिससे लाइट में। कहा जाता है एक स्पेशल तरह का ग्रुप ऑफ प्लांट है, जिस ग्रुप ऑफ प्लांट को हम C3 प्लांट बोलते हैं। कौन प्लांट बोलते हैं बच्चों? C3 प्लांट बोलते हैं। ठीक है, जिसमें फोटो रेस्पिरेशन होता है। और फोटो रेस्पिरेशन C3 प्लांट में तो होता है, लेकिन C3 प्लांट के कौन से ऑर्गेनेल में होता है? उसके सेल के कौन से ऑर्गेनेल में? क्लोरोप्लास्ट और पेरोक्सिसोम, ये दो तरह का ऑर्गेनेल होता है जिसमें फोटो रेस्पिरेशन होता है। कहाँ पे? C3 प्लांट में। क्लियर? तो C3 प्लांट में, C3 प्लांट एक तरह का ग्रुप ऑफ प्लांट्स है स्पेशल टाइप का जिसमें फोटो रेस्पिरेशन होता है। और फोटो रेस्पिरेशन करवाने में कौन कौन ऑर्गेनेल मदद करता है इसे? क्लोरोप्लास्ट और पेरोक्सिसोम। ठीक है, क्लियर बच्चों? अब यहां पे देखिए, जैसे कि ये ग्लूकोज है। ठीक है, ग्लूकोज है। अब ग्लूकोज में भी ग्लूकोज का सबसे बेस्ट एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, अब ये ग्लूकोज क्या करता है? आएगा कहाँ पे? साइटोप्लाज्म में। ठीक है, सेल के साइटोप्लाज्म में आया है। ठीक, साइटोप्लाज्म में जैसे ही ग्लूकोज आएगा तो वो ग्लूकोज को तोड़ देगा। साइटोप्लाज्म में जो इंजाइम्स होता है वो सब बायोकेमिकल रिएक्शंस होगा, ग्लूकोज को तोड़ देगा। और तोड़ के 2 पैराविक एसिड, Pa मतलब पैराविक एसिड, 2 पैराविक एसिड में बदल देगा। अब ये 2 पैराविक एसिड क्या करेगा? घुसेगा कहाँ पे? ये माइटोकॉन्ड्रिया। ये जो मैं बनाया हूँ ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है। क्या है बच्चों? माइटोकॉन्ड्रिया है। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया में घुसा। अब जैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आया मैट्रिक्स में, अब ये 2 पैराविक एसिड को क्या करेगा? इंजाइम्स के वजह से इसमें एक तरह का रेस्पिरेशन होगा
और ये 2 पैराबिक एसिड क्या करेगा, एनर्जी में बदल जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, एनर्जी में बदल जाएगा, और फिर उसके बाद एनर्जी यहाँ से पूरे सेल को मिल जाएगा। तो इस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया काम करता है। ठीक है, देखिए बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया में चूंकि डीएनए होता है, तो जब डीएनए होगा तो जेनेटिक कैरेक्टर भी होगा। हाँ, जेनेटिक कैरेक्टर मतलब वह कैरेक्टर जो कि माता पिता से आता है, जो आपको किसी ना किसी तरह का फीचर देता है। जी हाँ, तो इसका मतलब अब ये जेनेटिक कैरेक्टर तो हम तो जानते हैं डीएनए में होता है, लेकिन डीएनए स्पेशली होता है कहाँ, हमारे न्यूक्लियस में ना होता है। जी हाँ, न्यूक्लियस में होता है। तो अब जब न्यूक्लियस में होगा तो ना, लेकिन यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया में भी ये डीएनए में यानी कि क्या होता है, कैरेक्टर होता है। अब कहा जाता है कि वह कैरेक्टर या वह फीचर जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में रहेगा, वैसे कैरेक्टर को हम बोलेंगे साइटोप्लाज्मिक कैरेक्टर। और वह कैरेक्टर जो कि ट्रांसफर होता हो, क्या होता हो, ट्रांसफर होता हो माता पिता से बच्चा में, और वैसे ही कैरेक्टर को हम बोलते हैं इनहेरिटेंस। साइटोप्लाज्मिक कैरेक्टर का अगर ट्रांसफर होगा तो क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। तो कहा जाता है एक स्पेशल तरह का कैरेक्टर होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, जो कि ट्रांसफर होता है माता पिता से बच्चे में होता है ट्रांसफर। तो इसका मतलब हम बोल देंगे माइटोकॉन्ड्रिया में जो भी कैरेक्टर ट्रांसफर होता है, वैसे ही कैरेक्टर वाले ट्रांसफर जो होता है कैरेक्टर को, उसी को हम बोल देंगे साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। तो समझ में आया बच्चों साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस क्या होता है? फिर से मैं बोलता हूँ, माइटोकॉन्ड्रिया में कैरेक्टर होता है जो कि माता पिता से बच्चे में ट्रांसफर होता है। इसी वजह से उस कैरेक्टर को हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस बोलते हैं। क्लियर? लेकिन अगर वही न्यूक्लियस में रहता तो हम उसको साइटोप्लाज्मिक कैरेक्टर या साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस नहीं बोलते, लेकिन चूंकि यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया में है ना, इसी वजह से हम यहाँ क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस बोलेंगे। अब ये वाला कैरेक्टर क्या करता है बच्चों, ये कैरेक्टर जो कि साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस है, ये मेल स्टेरिलिटी इन माइज, माइज नहीं मेज, मेज एक तरह का क्या है, मक्का। तो कहा जाता है मक्के के पौधे में स्टेरिलिटी आ जाता है, मेल में मक्का का पौधा जो कि मेल वाला होता है, उसमें बांझपन आ जाता है, यानी कि वो फर्टिलिटी नहीं कर सकता है। तो कैसे नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसमें एक तरह का फीचर आ गया, उसके अंदर वो गुण आ गया। क्या गुण आ गया कि वो फर्टिलिटी नहीं कर सकता है। किस में आया, मेज प्लांट के मेल वाला में। कहाँ से आया, सेल से। सेल से भी कहाँ से, माइटोकॉन्ड्रिया से। जी हाँ, तो जो आया उसी को हम साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस बोलते हैं, जिसके कारण मेज के प्लांट में क्या होता है, स्टेरिलिटी आता है। स्टेरिलिटी मतलब बांझपन, यानी वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता है। कौन से मेज के प्लांट में, फीमेल वाला या फीमेल वाला, मेल वाला में। क्लियर बच्चों? इसी वजह से मैंने ये लिखा है। तो ये क्या करते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं बच्चों, सॉरी बच्चों, ये एनसीईआरटी का एक लाइन है जिसमें ये बात बताया गया है, आप लोग इसको पढ़िएगा। क्लियर? ये नोट में कुछ करके मैंने बताया है। कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया आर सेल्फ डुप्लीकेटिंग। सेल्फ डुप्लीकेटिंग मतलब बच्चों, सेल्फ डुप्लीकेटिंग मतलब क्या होता है, कहा जाता है, देखिए बच्चों मैं यहाँ पे बनाता हूँ। कहा जाता है अगर ये मान लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया है, क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया में फ्यूजन होगा, ये टूटा, और जैसे ही टूटा तो कै गो बना, 2 गो माइटोकॉन्ड्रिया, ये दोनों का दोनों माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया बन गया।
यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया खुद से टूटकर दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया बना सकता है। ऐसे ही प्रोसेस को हम बोलते हैं सेल्फ डुप्लीकेटिंग, यानी माइटोकॉन्ड्रिया में सेल्फ डुप्लीकेटिंग होता है, इसी वजह से बोला मैंने माइटोकॉन्ड्रिया आर सेल्फ डुप्लीकेटिंग। लेकिन वहीं पे लाइसोसोम की बात किया जाए तो मान लेते हैं कि ये लाइसोसोम है, ठीक है। तो लाइसोसोम जो होता है वो लाइसोसोम से टूट के नहीं बनता है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स से मॉडिफाइड होके तब लाइसोसोम बनता है। तो यहाँ पे तो सेल्फ डुप्लीकेटिंग नहीं हुआ ना। लेकिन अगर यही लाइसोसोम से लाइसोसोम बनता तब हम बोलते हैं कि हाँ यहाँ पे भी सेल्फ डुप्लीकेटिंग। तो यहाँ पे जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया से तो माइटोकॉन्ड्रिया में चूंकि माइटोकॉन्ड्रिया से ही टूट कर माइटोकॉन्ड्रिया बन सकता है, इसी वजह से हम क्या बोलते हैं सेल्फ डुप्लीकेटिंग, ठीक है। तो कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया आर सेल्फ डुप्लीकेटिंग इन G2 फेज। कब ये सेल्फ डुप्लीकेटिंग करता है? सेल साइकिल का G2 फेज में। जब सेल साइकिल पढ़ाएंगे ना बच्चों तो वहाँ पे एक तरह का फेज आता है। फेज मतलब एक सिचुएशन आता है, एक टाइम आता है जिस टाइम में ये G2 फेज होता है। और उसी G2 फेज के दौरान माइटोकॉन्ड्रिया सेल्फ डुप्लीकेटिंग करता है। तो बस यहाँ पे जान लीजिए, जब सेल साइकिल बढ़ाएंगे वहाँ बताएंगे आपको। तो कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में सेल्फ डुप्लीकेटिंग होता है कब? जब सेल साइकिल का G2 फेज होता है तब, ठीक है। तो इसका मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में डिवीजन होता है। कौन सा डिवीजन? फिजन वाला। फिजन क्या? जो टूट के बनता है उसी को ना फिजन बोलते हैं। तो डिवाइड होता है किसके द्वारा? बाय फिजन के द्वारा, ठीक है। लास्ट लाइन में लिखा है मैंने, माइटोकॉन्ड्रिया इज एसोसिएटेड विथ प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट। जी हाँ, अभी अभी मैंने फिगर में बताया था कि किस तरह से पैरोविक एसिड जो है माइटोकॉन्ड्रिया में घुसा और माइटोकॉन्ड्रिया, और पैरोविक एसिड कहाँ से आया? कार्बोहाइड्रेट, फिर कार्बोहाइड्रेट से पैरोविक एसिड, पैरोविक एसिड से एनर्जी। तो इसका मतलब माइटोकॉन्ड्रिया क्या प्रोडक्शन करता है? एनर्जी। कहाँ से प्रोडक्शन किया? अगर बोला जाए तो कहाँ से प्रोडक्शन किया? कार्बोहाइड्रेट से बच्चों, कार्बोहाइड्रेट से। इसीलिए मैं कार्बोहाइड्रेट या कार्बोहाइड्रेट का कोई भी फॉर्म हो सकता है। तो कार्बोहाइड्रेट का कोई भी फॉर्म को ही हम बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स डेरिवेटिव। तो चाहे तो कार्बोहाइड्रेट्स के डेरिवेटिव से या फिर खुद कार्बोहाइड्रेट से माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? एनर्जी का प्रोडक्शन करता है। इसी वजह से मैंने लिखा है माइटोकॉन्ड्रिया इज एसोसिएटेड विद प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स डेरिवेटिव या कार्बोहाइड्रेट्स। उम्मीद करते हैं बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पूरे अच्छे से समझ गए होंगे। यहीं पे माइटोकॉन्ड्रिया पूरी तरह से अच्छे से समाप्त हो गया है। 2 लेक्चर में हमने माइटोकॉन्ड्रिया को पूरे डिटेल से पढ़ाया। अगर किसी भी तरह का कोई दिक्कत होता है, कहीं समझने में प्रॉब्लम होता है या कोई भी तरह का मिस्टेक होता है तो बच्चों बेधड़क कमेंट करें और मुझे बताएं, और आपके लिए फिर अच्छे से अच्छे मैं अलग से लेक्चर बना दूंगा। अगर आपका कमेंट उस लायक होगा तो मेरे लेक्चर के साथ, वीडियोस के साथ बने रहिए। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और क्या कहें बच्चों। थैंक यू सो मच बच्चों। बस इसी तरह पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए और एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा मार्क्स ले आइए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच बच्चों।